हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आई थिंक से आप लोगों में से किसी न किसी ने कभी ना कभी आरटीआई फाइल ज़रूर किया होगा। जब भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आरटीआई के थ्रू अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फ्यूचर में आपको कभी ना कभी आरटीआई फाइल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से और हमें अपनी पर्सनल जानकारी के हिसाब से भी आरटीआई के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम, कब आया था, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, कौन सा संशोधन हुआ है, संशोधन के अंतर्गत क्या बदलाव किया गया है, इन समस्त बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार, देखिए, हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सूचना या स्वयं से संबंधित सूचना, जैसे कोई एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम के रिजल्ट में यदि लग रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो हम आरटीआई फाइल करके अपने एग्ज़ाम की कॉपी देख सकते हैं, या अन्य प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त की जा सकती हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि आरटीआई एक्ट कब आया था? तो 2005 में आया था। भारत सरकार का यह एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। फिर आरटीआई लाने के क्या क्या उद्देश्य रखे गए? तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ट्रांसपेरेंसी लाना। आरटीआई के थ्रू पारदर्शिता आएगी कि जो एग्ज़ाम मैंने दिया है और मेरा जो भी परिणाम आया है, अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपनी कॉपी देख सकती हूँ, जिससे ट्रांसपेरेंसी पता चलेगी कि किसी भी प्रकार का कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। जवाबदेही तय करता है। ये जवाबदेही तय करता है मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जानकारी तरीके से दी जाए। नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मूल अधिकार है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नागरिकों को सशक्तिकरण मिलेगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि यदि आरटीआई के थ्रू किसी भी प्रकार के कोई प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी गई और उसमें घोटाला किया गया तो वो सामने आ जाएगा। तो जिस इससे क्या है कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। तो भारतीय नागरिकों की एक तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या भागीदारी है लोकतंत्र में, उसके लिए भी आरटीआई जो है वो एक क्या है? महत्वपूर्ण आयाम है। फिर इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको मेंस में ये क्वेश्चन प्रमुख आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के रूप में पूछा जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। देखिए, इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है उससे क्या कर सकता है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तो यह सूचना आपको कब तक दी जाएगी? कोई टेन्योर डिसाइड है क्या? तो हाँ, सूचना आपको दी जाएगी 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर आपको सूचना की व्यवस्था की जाएगी। और यदि मांगी गई सूचना हमारी राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है, तो फिर आपको ऐसी सूचना 48 घंटे के अंदर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा कि जो अन्य सूचनाएं हैं उनको आपको 30 दिन तक प्रोवाइड कराया जाएगा, और अगर वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है तो 48 आवर्स तक वो सूचना आपको उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हैं तो उन्हें कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी जो सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, जितने भी सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज हैं वो कहाँ पर? कंप्यूटर में संरक्षित रखेंगे। इस प्राप्त सूचना की विषय वस्तु में यदि आप असंतुष्ट हैं तो सूचना प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और फिर केंद्र स्तर पर अपील की जा सकती है। यदि जो भी सूचना हमने मांगी है, यदि हमें वो सूचना
सही टाइम पे नहीं मिल रही है या फिर यदि हम उस सूचना से असंतुष्ट हैं तो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर अपील कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रावधान है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आरटीआई के माध्यम से हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन जैसे जो महत्वपूर्ण निकाय हैं, संवैधानिक निकाय, उनसे संबंधित भी आरटीआई फाइल की जा सकती है, उनसे संबंधित सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भारत के सर्वोच्च पद हैं उससे रिलेटेड भी यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आरटीआई के द्वारा हमें उसकी जानकारी मिल जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर क्या होगा, एक सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। देखिए क्या होगा, सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर क्या होगा, एक जो होंगे वो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और जो होंगे 10 या 10 से कम अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो ये इसकी संरचना है, इसको आपको याद रखना है। इसी के आधार पर राज्यों में भी एक सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई भी आप राष्ट्र की जो है वो संप्रभुता, मतलब राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसको खंडित करने वाली सूचना जो है वो आप देश से नहीं मांग सकते। आप ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं मांग सकते जिसका आप किसी गलत चीज़ में यूज़ कर रहे हैं या आपका उद्देश्य सही नहीं है, जो भारत की रक्षा को प्रभावित करे। आप रक्षा मंत्रालय का रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रभावित करे, उनसे संबंधित आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो यही बोला गया है कि इस अधिनियम के द्वारा कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, कब तक, 30 दिन के अंदर, और यदि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर सूचना प्रदान की जाएगी। आपको सारी सूचनाएं कंप्यूटर में सुरक्षित रखना पड़ेगा, मतलब जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको अपना डेटा कंप्यूटर में सेव करके रखना पड़ेगा। फिर यदि कोई सूचना से असंतुष्ट है या सही टाइम पे उसको नहीं दी जा रही है तो लोकल लेवल पर, उसके बाद राज्य स्तर पर और उसके बाद केंद्रीय स्तर पर वो अपील कर सकता है। फिर जो भी महत्वपूर्ण निकाय हैं, संवैधानिक पद हैं, उन सभी पदों की आपको क्या है, आरटीआई के थ्रू सूचना मिल जाएगी। इसमें क्या होंगे, एक जो होंगे वो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 या 10 से कम क्या होंगे, अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ये आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर देखिए अभी जो क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं संशोधन से, क्योंकि पहले जो प्रावधान थे उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। तो कौन कौन से संशोधन हुए हैं, संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो है एवं राज्य सूचना आयुक्त के जो भी वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होंगी वो केंद्र सरकार तय करेगी। यही सबसे विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था कि केंद्र सरकार सारा तय करेगी कि कितना वेतन दिया जाएगा, कितना सेवा का कार्यकाल होगा। लेकिन जो संशोधन हुआ है उसके तहत ये बोला गया है कि जितने भी अब प्रावधान है वो सब कौन तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। तो जो विपक्ष है उनका कहना ये है कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी ढंग से आरटीआई पर कार्य करना चाहती है। कौन कौन सी धारा में चेंज हुआ है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 13 को आपको स्पेशली नोट करना है। इसके तहत क्या बोला गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते शर्तें और निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। देखिए इसको ध्यान से समझिए, अब इजीली समझते हैं इसको कि पहले क्या बोला गया था धारा 13 के अंतर्गत कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि होगी, सेवा शर्तें होंगी, वो किसके किसके समान होंगी, वो जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले ये बोला गया था कि जो भी
क्या होगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उसके जो वेतन भत्ते हैं वो कैसा होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन के इक्वल होंगे। और जो इसके सदस्य हैं उसके जो मतलब मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त के जो अन्य सदस्य हैं उनके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के अन्य सदस्यों के समान वेतन भत्ते होंगे। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है, इसमें समान होंगे। इसमें यह भी बंद किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होंगे। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि संशोधन किया गया है। फिर संशोधन की आलोचना क्या की गई है, आलोचना ये की गई है कि यह इस प्रकार के संशोधन केंद्र सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त और राज्य सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के निर्धारण संबंधी शक्तियों का क्या कर रहा है, अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है, जिसके प्रभाव से इस संभावना की ओर अधिक बल मिलता है कि इन पदों पर बैठे लोग अपनी वफादारी किसके प्रति निभाएंगे, केंद्र सरकार के प्रति अधिक रुचि लेंगे, ना कि आम नागरिक के प्रति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वाला पॉइंट आपको जरूर लिखना है यदि आपसे आलोचना पूछा जाता है तो। कि क्या होगा इससे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो यदि सेवा शर्तें, पद, वेतन भत्ते सब कुछ केंद्र सरकार तय कर रही है तो ये तो बनी बात है कि जो इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो केंद्र सरकार के प्रति अधिक वफादार होगा, ना कि जनता के प्रति। लेकिन यदि जो पहले प्रावधान था वही होता तो जनता के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है वो अधिक बढ़ जाती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आरटीआई बहुत अच्छा अधिनियम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आरटीआई अधिनियम की चुनौतियां पूछेंगे तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जागरूकता की कमी। आप लोगों में से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये पढ़ने के पहले कितने लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी थी। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका प्रावधान क्या है, आपको कहाँ से कैसे आरटीआई मिल सकता है, आरटीआई क्या ऑनलाइन भी मिल सकता है, ये सब जानकारी क्या आपको थी? अगर आपको थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो सबसे पहले तो क्या है कि जागरूकता की कमी है। आम नागरिक आरटीआई के बारे में उतनी अधिक जागरूकता नहीं रखता है। एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से मात्र 15% ही आरटीआई अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, ये आंकड़ा सर्वे से आया है कि केवल 15% लोगों को ही आरटीआई के बारे में जानकारी रहती है। और अब वर्तमान में हम लोग क्यों जानने लगे, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमको जानकारी प्राप्त हो गई। फिर दूसरा है प्रदान किए जाने वाली जानकारी की खराब गुणवत्ता। कभी कभी क्या होता है कि आरटीआई में हम जानकारी कुछ और लेना चाहते हैं और हमें जानकारी कुछ और दी जाती है, तो पता चले कि 1 साल तक वो सारा मुद्दा आरटीआई में ही लटका रहा। तो आरटीआई दाखिल करने वाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरीके से संतुष्ट ही नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 91 से 96% याचिकाओं ने आरटीआई के तहत सूचना के संबंध में असंतुष्टता जाहिर की है। देखिए, यदि आप इस प्रकार के आंकड़े अपने आंसर में लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो याद रखिएगा कि 75% कार्यकर्ता आरटीआई से असंतुष्ट हैं और सबसे खराब असंतुष्टता कहाँ है, यूपी में और आंध्र प्रदेश में, ये आप लिख सकते हैं। फिर सूचना का समय पर प्राप्त न होना। तो अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान करना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त जो भी सर्वेक्षण हुए हैं उससे हमें पता चला है कि आय की सूचना के कुप्रबंधन के कारण 50% याचिकाएं को इस अवधि के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है। 50% केसेस में 30 दिन के 30 दिन के अंदर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ये बहुत बड़ी कमी है आरटीआई की। फिर नौकरशाही में अभिलेखों को रखने एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत अधिक कमजोर है। देखिए, हमने प्रावधान में पढ़ा था कि सारे जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या है, कंप्यूटराइज करके सेव करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप आरटीआई ऑनलाइन दायर करते हैं तो आपको जो भी जानकारी है आपको वो ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो यदि डेटा कंप्यूटराइज ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर भी नौकरशाही देखने मिलती है। फिर सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और स्टाफ की कमी है। देखिए, हर दिन
लाखों में आरटीआई दायर होती हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि एक क्या है, एक मुख्य सूचना आयुक्त हैं और 10 उसके सदस्य हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये संरचना काफ़ी है? मतलब यहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ है वो बहुत अधिक कम है और जो काम है वो अत्यधिक मात्रा में है। तो ये इसकी आलोचना है। फिर सूचना के अधिकार के पूरक कानून जैसे व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल 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 क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। क्या आपको व्हिसल ब्लोअर के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, जो भी संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जो उस संस्था की जो खुफिया जानकारी है, यदि कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य है और फिर भी कोई घोटाला कर रहा है तो उसकी जानकारी देने के लिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम लाया गया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी देता है कि किस तरीके से किसी भी संस्था के अंतर्गत कोई गलत कार्य हो रहा है, तो उस व्यक्ति को सरकार क्या करेगी, संरक्षण प्रदान करेगी। तो इस तरीके से ऐसे जो संरक्षण कानून है उनका कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति संस्था की जो खुफिया जानकारी है वो देने से कतराता है कि कहीं उसी के ऊपर कोई केस या उसको नौकरी से निकाला जाएगा। इस तरीके के प्रावधान हो सकते हैं। तो ये आरटीआई की आलोचनाएँ थीं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और ये संशोधन जो भी हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, प्रावधान याद रखने हैं। आप बस 1 से 2 बार इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए, जो मुख्य बिंदु है उनको नोट कर लीजिए, आपको डेफ़िनेटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना आवश्यक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।